बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग चैप्टर फीवर का पढ़ रहे हैं और कल मैंने क्लास में फीवर के लक्षण के बारे में कहा था कि कल बताऊंगी। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है सिम्टम्स ऑफ फीवर। फीवर में मैंने हल्के फुल्के सिम्टम्स तो बताए थे आपको कि जैसे ही फीवर शुरू होता है यानी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मल से थोड़ा सा भी इंक्रीज़ करता है। नॉर्मल टेम्परेचर 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, लेकिन यदि 99 टेम्परेचर हो जाए तो तुरंत सिर भारी होने लगता है, यानी सिर में दर्द शुरू हो जाता है। तो सबसे पहला साइन है हेडेक, जिसे मैंने चित्र के माध्यम से आपको दिखाया है। दूसरी बात, तुरंत रोगी की आंखें जलने लगती हैं। जैसे जैसे फीवर बढ़ने लगता है तो आंखों में जलन बढ़ती जाती है, आंखें लाल हो जाती हैं और उनसे पानी गिरने लगता है। मस्कुलर पेन होता है। मस्कुलर पेन यानी मसल्स में, मांसपेशियों में बहुत तनाव बढ़ता है और दर्द शुरू हो जाता है। रैशेज़ एक तो गले में खराश होने लगती है। जो रोगी व्यक्ति होता है उसका गला, उसकी आवाज़ फंसने लगती है, गला भारी होने लगता है और गले के पास लाल लाल चकत्ते जैसे रैशेज़ भी हो जाते हैं। ये कुछ फीवर्स में होते हैं और जब फीवर हाई होता है तब ये साइन ज़रूर दिखाई देता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, मसल्स में तो पेन होता ही है, साथ साथ बोन में बहुत दर्द होता है। जो हमारे जॉइंट्स होते हैं, जॉइंट्स का मतलब ये है कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी ये फिंगर्स हैं, तो इन फिंगर्स के एक एक जॉइंट्स में बहुत ज़्यादा पेन होता है और रोगी को हर समय लगता है कोई उसकी उंगलियां बजाता रहे, चटकाए। तो इस तरीके के बोन्स में दर्द होता है। हाथों में होता है, थाइज़ में होता है। थाइज़ में स्पेशली हमारी घुटने के ऊपर थाइज़ में बहुत ज़्यादा बोन्स में पेन लगने लगता है। जॉइंट्स में पेन शुरू होता है, ख़ास तौर से घुटनों में दर्द होता है। चलने फिरने में रोगी को तकलीफ़ होती है। जब रोगी सीढ़ियाँ चढ़ता उतरता है तो ये दर्द उसे बहुत ज़्यादा अनुभव होता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट बात, चूँकि पूरा सिस्टम ही पूरी तरह से रोगी पेन में है तो उसका जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, स्टमक है, वहाँ भी हलचल शुरू हो जाती है। उसे नौजिया होने लगता है, जी मिचलाने लगता है, एसिड ज़्यादा फॉर्म होने लगता है और उल्टी शुरू हो जाती है। तो ये बेटा, ये स्टूडेंट्स मैंने आपको सिम्टम्स ऑफ फीवर बताया, जिसमें एक एक डायग्राम बताए हैं कि कैसे हेडेक हो रहा है, आइज़ में पेन शुरू हो गया, आइज़ में जलन शुरू हो गई, पानी बहने लगा, मस्कुलर पेन शुरू हो गया, बोन्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है और ख़ास तौर से नीज़ में पेन हो रहा है, घुटनों में पेन हो रहा है और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रैशेस भी हो रहे हैं, गले में खराश हो रही है, बलगम आ रहा है, कफ आ रहा है, बात करने में मुश्किल हो रही है और स्किन के ऊपर रेड पैचेस या चकत्ते पड़ जाते हैं और लास्टली उसका स्टमक पूरी तरह से अपसेट हो जाता है, उसका जी मिचलाने लगता है, एसिड ज़्यादा फॉर्म होने लगता है, उल्टी जैसा मन बना रहता है और कई बार उल्टी हो भी जाती है। तो ये फीवर के नॉर्मल साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। वैसे मैंने आपको जो फीवर के प्रकार बताए थे स्टूडेंट्स, फीवर के मैंने क्लास में ऑफलाइन में भी 3 तरह के फ़ीवर बताए थे। एक होता है यहाँ जो मैं बता रही हूँ शॉर्ट ड्यूरेशन का मतलब मैंने एक्यूट फ़ीवर कहा था। एक्यूट फ़ीवर का मतलब वो फ़ीवर जिसका ड्यूरेशन बहुत कम होता है, जैसे 2 या 3 दिन तक या 4 दिन तक बुखार तेज रहता है, फ्रीक्वेंसी बहुत तेज होती है, फ़ीवर बहुत तेज 103, 104, 105 बुखार तक होता है, लेकिन वो 2-3 दिन में उतर जाता है। इसे हम एक्यूट फ़ीवर कहते हैं और इसके
जो टाइप्स होते हैं वो शुरुआत होती है कोल्ड से, सर्दी जुकाम से, टॉन्सिलाइटिस, गले में टॉन्सिल्स जो होते हैं उनमें पेन होने लगता है, इन्फ्लुएंजा हो जाता है, और टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा और टाइफाइड जैसे फीवर, टाइफाइड फीवर को क्रॉनिक फीवर भी मानते हैं, लेकिन जब टाइफाइड में 103 104 बुखार बहुत तेज तेज रोगी को आता है तो हम इसे एक्यूट या शॉर्ट ड्यूरेशन फीवर भी कहते हैं। दूसरे टाइप के जो फीवर होते हैं वो है क्रॉनिक फीवर। क्रॉनिक फीवर, क्रॉनिक का मतलब जो लंबे समय तक चलने वाले फीवर होते हैं उन्हें हम क्रॉनिक फीवर कहते हैं। ये फीवर खासतौर से टॉन्सिलाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी का जो रोग होता है उसमें जब बुखार आता है तो वो बहुत लंबे समय तक चलता है। रोगी को टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा नहीं होता, केवल 101 डिग्री टेम्परेचर प्रतिदिन बना रहता है, लेकिन ये 1 महीना 2 महीना 3 महीने तक लगातार ये बुखार बना रहता है। इसी तरह टाइफाइड में अगर बुखार नहीं उतरता है तो ये बुखार फिर 1 महीने तक 2 महीने तक लगातार 100 डिग्री 101 डिग्री के करीब पेशेंट में बना रहता है। जो टाइफाइड का फीवर है वो क्रॉनिक फीवर में भी कन्वर्ट हो जाता है, एक्यूट से वो क्रॉनिक में भी कन्वर्जन उसका हो सकता है। इसी तरह एड्स इज़ एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो कि एक ऐसा सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर है या डिजीज़ है जिसमें रोगी को क्रॉनिक फीवर रहता है। क्रॉनिक यानी लगातार उसको कम फीवर रहता है, लेकिन 6 7 महीने तक बुखार शरीर से नहीं निकलता, इसे हम क्रॉनिक फीवर कहते हैं। फिर इंटरमिटेंट फीवर या हमने इसको क्लास में आपको रिकरेंट फीवर के बारे में भी कहा था कि रिकरेंट फीवर या इंटरमिटेंट मतलब बार बार दोहरने वाला जो बुखार होता है, या रुक रुक कर आने वाला जो बुखार है, जैसे मलेरिया, मच्छर जब काटेगा तो मलेरिया का बुखार हो जाएगा। जब मलेरिया का अटैक होगा, मच्छर का प्रकोप होगा, तब बार बार करके ये बुखार रिपीट हो सकता है। टाइफाइड भी रिकरेंट में भी आता है या इंटरमिटेंट में भी आता है। तो टाइफाइड का जो फीवर है वो बेटा तीनों कैटेगरी में बिलोंग करता है, एक्यूट टाइप का फीवर भी, क्रॉनिक फीवर भी और इंटरमिटेंट फीवर भी। फिर अब हम लोग आते हैं डाइट चार्ट इन फीवर। फीवर के दौरान डाइट क्या होनी चाहिए, डाइट चार्ट क्या होना चाहिए, तो इसके पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताती हूँ। फूड ड्यूरिंग फीवर का मतलब है कि चेंजेस ऑफ वेदर ब्रिंगिंग ऑन वायरल फीवर। देखो, वायरल फीवर जब होता है, वायरल जैसे आजकल हो रहा है, वो वायरल फीवर हो रहा है, या तो कोरोना वायरस के कारण हो रहा है या फिर वायरल फीवर हो रहा है, क्योंकि मौसम में परिवर्तन है। सुबह और शाम हल्की हल्की गुलाबी सी सिहरन या ठंड रहती है और दोपहर बहुत गर्म हो जाता है, बहुत हाई डिग्री टेम्परेचर रह रहा है, 37 38 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। तो ये जो वेदर का उतार चढ़ाव है, इसके कारण वायरल फीवर होता है। तो दीज फूड कैन बी सपोर्ट यू थ्रू द इलनेस एंड हेल्प इन फास्टर रिकवरी। कुछ फूड्स आपको मैं यहाँ दिखा रही हूँ और बता रही हूँ कि कुछ ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनसे कि बहुत फास्ट रिकवरी होती है, बहुत जल्दी बुखार उतरने में भी मदद मिलती है। और ये सब हमारे कोरोना वायरस के जो फीवर हैं, कोविड-19 में जो फीवर आ रहे हैं, उसमें ये सारी चीज़ें, ये हर्ब्स जो हैं, ये हर्बल्स जो हैं, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे तुलसी लीव्स या इनको हॉली वेसल कहते हैं। तुलसी लीव मतलब तुलसी के पत्ते हैं और तुलसी को बहुत पूजा के योग्य, इनकी पूजा की जाती है। तुलसी को हमारे यहाँ माता का दर्जा दिया गया है और पूजा में भगवान में चढ़ाते हैं। भोजन जब हम भोग लगाते हैं तब तुलसी के पत्ते उसमें डालते हैं, इसलिए इसे हॉली वेसल कहते हैं। तो तुलसी के पत्तों का भी प्रयोग करने से, तुलसी का काढ़ा पीने से या चाय में तुलसी डालने से
या तुलसी के पत्ते धोकर चबा के खा लेने से भी बुखार उतरने में मदद मिलती है और पेशेंट जल्दी इम्यूनिटी उसकी बॉडी में बढ़ती है और वो बुखार से छुटकारा पा जाता है। इसी तरह कुछ और चीज़ें हैं जैसे जिंजर पाउडर जिसको हम अदरक का पाउडर या सौंठ कहते हैं। एंड क्लोव मतलब होता है लौंग का पाउडर या लौंग खाई जाए। गार्लिक, लहसुन, हनी, शहद, साइट्रस फ्रूट्स एंड वेरीज। साइट्रस फ्रूट्स मतलब सभी खट्टे फल और जितने भी वेरीज होते हैं, वेरीज का मतलब होता है जो आपके जैसे जामुन हैं इनको जिसमें बीज होता है उनको हम वेरीज कहते हैं। तो ये साइट्रस फ्रूट्स एंड वेरीज बहुत हेल्पफुल होते हैं बुखार को ठीक करने में और बुखार में रिकवरी दिलाने में। और इसके अलावा दलिया और ब्रोकन व्हीट भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो ये तो कुछ चीज़ें मैं आपको फ़ीवर में बता रही हूँ। अब फ़ीवर में एक पेशेंट को डाइट चार्ट जब आप बनाओगे तो कैसे बनाओगे? डाइट चार्ट में जब डाइट चार्ट बनाओगे तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स कितनी मात्रा में देना चाहिए। जैसे कार्बोहाइड्रेट टोटल जो है वो 2000 किलो कैलोरीज़ पर डे के हिसाब से हम लोग एक पेशेंट के लिए प्लान कर रहे हैं। तो 2000 किलो कैलोरीज़ अगर पेशेंट को देनी है तो उसको प्रतिदिन अपनी डाइट से 350 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए। और चूँकि प्रोटीन 45 ग्राम और आयरन 17 मिलीग्राम, टोटल फैट 25 ग्राम और कैल्शियम 600 मिलीग्राम एंड सोडियम 1200 मिलीग्राम। चूँकि सोडियम बहुत ज़्यादा, देखिए इस समय रोगी के शरीर से पसीना निकल रहा है तो सोडियम क्लोराइड की बहुत ज़्यादा हानि हो रही है, इसलिए उसे 350 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट, 45 ग्राम्स प्रोटीन, 17 मिलीग्राम आयरन, 25 ग्राम्स फैट, 600 मिलीग्राम कैल्शियम और 1200 मिलीग्राम सोडियम प्रतिदिन लेना चाहिए। अगर रोगी को ये सारे न्यूट्रिएंट्स प्राप्त करने हैं तो उसे क्या क्या खाना चाहिए, इसके लिए एक डाइट चार्ट में पिक्चर्स दिखाई जा रही हैं। जैसे मॉर्निंग में 9 बजे ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट में दलिया, पोहा या कुछ ऐसी चीज़ें जो इजीली डाइजेस्टेबल हो, जैसे मूंग की धुली दाल है। 11 बजे उसे नारियल पानी है, गर्मी के दिन है तो नारियल पानी या नींबू पानी, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स सोडियम में उसका मेंटेन करना है इसलिए इतनी डाइट देनी है। और 1 बजे दोपहर में उसे बॉइल्ड राइस भी दिए जा सकते हैं, सॉफ्ट कुक्ड राइस दिए जा सकते हैं या खिचड़ी बना के दी जा सकती है जो इजीली डाइजेस्टेबल हो। 4 बजे शाम को सूप बना के दिया जा सकता है और रात को 8 बजे अगर इस समय बॉइल्ड कुक्ड राइस दिए गए हैं तो इस समय दाल और चावल मिला करके उसकी खिचड़ी बना करके दी जा सकती है ताकि प्रोटीन का इंटेक भी पूरा हो सके। और एक टाइम जब नारियल पानी दे रहे हैं तो कुछ घंटे के अंतराल पर अगर रोगी को अच्छा लगे तो थोड़ा सा मिल्क भी ऐड किया जा सकता है। तो डाइट्स फ़ीवर में किसी भी प्रकार के फ़ीवर हो, लेकिन ये डिपेंड करता है कि उसकी ड्यूरेशन क्या है। अगर शॉर्ट टाइम का फ़ीवर है और 3-4 दिन में उतर के ठीक हो जाता है तो उसके हिसाब से डाइट प्लान की जाती है। लेकिन जब क्रॉनिक होता है तो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रोगी को बंधा बनाया आहार नहीं दिया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मूंग की दाल, मूंग की खिचड़ी यदि आपको रोज़ ही खिलाई जाए तो आप भी बोर हो जाएंगे, तो उसमें अल्टरनेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और वैराइटीज़ को डेवलप करके ही रोगी को देना चाहिए, क्योंकि रोगी बुखार के कारण बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, कुछ भी खाने का उसका मन नहीं करता। तो रोगी की डाइट चार्ट जब भी बनाएं फ़ीवर में, किसी भी टाइप के फ़ीवर में, तो स्पेशली बहुत ध्यान रखना होगा। तो अब हम इससे अगर न्यूट्रिएंट्स को कैलकुलेट करते हैं तो टोटल इससे जो कैलोरीज़ मिलेंगी वो 2000 किलो कैलोरीज़ का एक डाइट प्लान
किसी भी तरह के फ़ीवर के लिए हो सकता है। तो ये स्टूडेंट्स आपको मैंने अभी फ़ीवर के सिम्टम्स के बारे में और डाइट ड्यूरिंग फ़ीवर, डाइट चार्ट्स के बारे में और कौन कौन से टाइप के फ़ीवर होते हैं, न्यूट्रिएंट्स कितने देने चाहिए, क्या दें, ये सारी बातें मैंने आज के क्लास में आपको समझाई हैं। मुझे उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को समझ में आई होगी। जिस भी स्टूडेंट की कोई क्वेरी हो तो आप चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं या फिर ऑफलाइन क्लास जब चलेगी तो आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू।